पिछली क्लास में हमने गांधी और अंबेडकर की डिबेट देखी थी और ये देखा था कि गांधी जो है आदर्श समाज के लिए बड़ व्यवस्था चाहते थे, जबकि अंबेडकर का कहना था कि व्यक्ति साध्य होता है, समाज उसका साधन होता है। और गांधी क्या कह रहे थे कि समाज साध्य है और व्यक्ति उसका साधन है। अब इन डिबेट के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम यहाँ से सब बात कर रहे हैं कि अंबेडकर के हिसाब से जाति कैसे खत्म होगी, उसका उन्होंने क्या एक खाका तैयार किया था। तो यहाँ पे दो तरीके से बात समझते हैं। अंबेडकर ने कहा था, सबसे पहले उन्होंने ये कोशिश किया कि मूल ये साबित करते कि मूल वर्ण व्यवस्था में शूद्र नाम की कोई वर्ण था ही नहीं। इससे होगा क्या कि अगर दोबारा गांधी की तरह या गांधी खुद वर्ण व्यवस्था लाते भी हैं तो उसमें शूद्र नाम की इकाई रहेगी नहीं, जो जिसका काम था तीनों वर्ग की सेवा करना। एक ये फायदा हो जाएगा और दूसरा ये फायदा होगा कि वो ये साबित कर पाएंगे कि शूद्र जो है मूलतः वर्ण व्यवस्था के ऊपर के हिस्से भी थे, उससे आत्मसम्मान उनको उससे प्राप्त होगा। दूसरा वो ये साबित कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था आधुनिक समाज के लिए किस तरह खतरनाक है। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता के लिए किस तरह वर्ण व्यवस्था हानिकारक है। तो पहली बात पे पहले आते हैं, अंबेडकर किस तरीके से साबित करेंगे कि वर्ण व्यवस्था मूल वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थी। जाहिर सी बात है उनको जो है ये इतिहास में जाना पड़ेगा। उन्होंने एक बुक लिखी, शूद्र कौन थे। इस बुक में उन्होंने सारे इतिहास से बातें निकाल के, अर्थशास्त्र से बातें, क्या क्या कहाँ से बातें जोड़ के उन्होंने एक ये बुक लिखी और ये साबित करने की कोशिश की कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था के हिस्सा नहीं थे शूद्र। तो शूद्र कौन थे? अंबेडकर कहना है कि उस वक्त 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण जिनका काम पठन पाठन करना था, क्षत्रिय जो युद्ध करते थे, शासन करते, और वैश्य। क्षत्रियों में 2 ब्रांच थी अंबेडकर के हिसाब से, एक चंद्रवंशी थे, एक सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी जो थे शासक थे, तो इससे जाहिर सी बात है चंद्रवंशी भी थोड़ा सा जल रहे थे, वो क्षत्रिय थे लेकिन शासक नहीं थे। और जो वैश्य थे, क्योंकि जो भी शासक होता है थोड़ा बहुत शोषणकारी होता है, वो अच्छा नहीं होता, तो वैश्य भी थोड़ा सा जल रहे थे। तो यहाँ पे जो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, उनकी वो ब्राह्मणों की बात नहीं सुन रहे थे और ब्राह्मण को ये लग रहा था जब शासक ही हमारी बात नहीं सुनेगा तो और वर्ग कैसे हमारी बात सुनेंगे। तो इन दोनों के बीच एक संघर्ष चल रहा था और ब्राह्मणों ने क्या किया, चंद्रवंशी क्षत्रियों को मिलाया अपने में और वैश्यों को मिलाया और उनको मिला के उन्होंने सूर्यवंशी क्षत्रियों के खिलाफ एक तरीके से बहिष्कार कर दिया उनका, क्योंकि समाज बंद समाज था, एक दूसरे पर निर्भर लोग थे। तो इस तरीके के बहिष्कार का उन पर बहुत तगड़ा असर हुआ। सबसे पहले बहिष्कार का क्या साधन अपनाया? 2 साधन अपनाए। एक तो विवाह संबंध तोड़ दिया, दूसरा क्या किया, आर्थिक संबंध तोड़ दिया। अब इन दोनों को तोड़ने से उनको आजीविका के लिए खतरा हो गया कि वो क्या काम करें। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि वो शासक वर्ग वैसे शासक वर्ग नहीं थे जैसे हम बाद के काल में देखते हैं, जैसे राजा वो करते थे। वो ट्राइब के शासक वर्ग थे। तो ट्राइब के शासक वर्ग किस तरीके के होते हैं, उसी तरीके से वो थे। सामाजिक बहिष्कार और उनके ऊपर तगड़ा असर हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणों ने उनको गंदा काम करने, क्योंकि उनको आजीविका के लिए कोई तो काम करते तो वो समाज के गंदे काम करने लगे। अब गंदे काम करने की वजह से समाज में और हाशिए पे चले गए। अब ब्राह्मणों ने, क्योंकि उनको लिखने पढ़ने की उनके पास अथॉरिटी थी, उन्होंने वेद जो कि सबसे पवित्र माने जाते थे उनमें 10वां मंडल में पुरुष सूत्र जोड़ दिया और उसको जोड़ के ये साबित कर दिया क्योंकि ऋग्वेद में ये जुड़ा है, इसलिए ये वर्ण व्यवस्था थी। उन्होंने एक वर्ण व्यवस्था को स्टेब्लिश कर दिया जो हमारे सामाजिक मनोविज्ञान का एक हिस्सा बन गया शूद्र। जो शूद्र अंबेडकर के हिसाब से था नहीं, वो एक संघर्ष की वजह से वो आया और 10वां मंडल उसी संघर्ष का नतीजा था। एक तरीके से उन्होंने ये साबित कर दिया। अब वो दूसरी तरफ साबित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आधुनिक जो वर्ण व्यवस्था है ये समुदाय को अधिकार देती, व्यक्ति को नहीं देती, जबकि आधुनिक समाज जो है व्यक्ति को अधिकार देता है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। जो वर्ण व्यवस्था है ये चैन की आजादी नहीं देती, जन्म से ही हर चीज तय है। इसमें जो है समानता स्वतंत्रता की बात नहीं है,
जबकि आधुनिक समाज स्वतंत्रता और समानता पर ही खड़ा है। ये बात कहते हुए अम्बेडकर को पता थी कि वो फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी है, रूसी क्रांति हो चुकी है, तो इनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा कि स्वतंत्रता और समानता का क्या महत्व है और वर्ण व्यवस्था किस तरह सामंती सोच, सामंती ढांचे पे खड़ी है। तो इस तरीके से अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था को आधुनिक समाज, आधुनिक राज्य के खिलाफ साबित करने में भी कामयाब हो गए। ये दो आधार उन्होंने तय कर दिए। अब उसको खत्म कैसे किया जाए, अब जाति कैसे खत्म की जाए, उन्होंने एक बात समझी कि वर्ण दरअसल विचार है। अब विचार बना है धर्म से। उन्होंने धर्म के दो पार्ट किए, एक ये धर्मशास्त्र और दूसरा किया पुरोहित वर्ग। धर्मशास्त्र को उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का कोई एक धर्मशास्त्र तो है नहीं। अगर हम कहेंगे कि ये धर्म, इस धर्मशास्त्र में तो शूद्रों के बारे में अच्छा लिखा, तो कहेंगे फलां में तो गलत लिखा है, वो मनुस्मृति उठा के देख लो। उन्होंने कहा सबसे पहले हिंदू धर्म का एक धर्मशास्त्र हो जिस तरीके से मुसलमानों का और ईसाइयों का है, ताकि ये तय हो सके कि अथॉरिटी क्या है। जैसे आज कोई दिक्कत होती, तलाक में दिक्कत है, तो हम कहते हैं भाई कुरान में क्या लिखा है। तो उसी तरीके से उनको ये साबित करना था कि अगर कोई दिक्कत हो तो कोई एक बुक कौन सी उठा के ला जाए हिंदू धर्म के लिए। उन्होंने कहा ऋग्वेद को उठा के लाओ और ऋग्वेद को ही अथॉरिटी मानी जाए हिंदू धर्म की। लेकिन ऋग्वेद में पुरुष सूक्त उन्होंने कहा गया है कि पुरुष सूक्त जो है वो संघर्ष का नतीजा था, तो उसको निकाल दिया जाए। अब इससे ये क्यों चाह रहे थे, पहले ये समझते हैं। उन्होंने कहा जब वर्ण को विचार माना तो विचार से संस्कृति बनती है, संस्कृति से हमारा मनोविज्ञान बनता है और मनोविज्ञान ही हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो क्रियाएं जो नियंत्रित हो रही है, आज जो हमको वर्ण दिखने लगता है भाई शुद्ध रहे, क्या है हमारा विचार का नजर थोड़ी ना आता है। एक दो इंसानों में कैसे फर्क कर पाते हैं, वो विचार है जो एक दूसरे में फर्क करते, तो विचार पर चोट कर रहे थे। तो विचार को बदलने के दो तरीका बताया, एक धर्मशास्त्र और पुरोहित वर्ग। तो धर्मशास्त्र से इस तरीके से उन्होंने बदलते सारे जितने और ऋग्वेद के अलावा जितने धर्मशास्त्र पर प्रतिबंध लगाओ, ऋग्वेद को रहने दो, ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त निकाल दो, ये उनका एक तरीका था। दूसरा तरीका पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग को समझने की जरूरत है। पुरोहित वर्ग का कि ये जो है ये अपने हित को के लिए राज्य के भी खिलाफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले पुरोहित वर्ग को एक राजकीय सेवा बनाया जाए। राजकीय सेवा से होगा क्या, जब राज्य पर डिपेंड रहेंगे पुरोहित, तो राज्य उनकी सेवा शर्तें भी तय करेगा। राज्य ये भी तय करेगा उनको ये करना, ये नहीं करना। हो सकता है पोलियो के लिए उनको निकाल दे कि पोलियो की दवाई भी ला के लाओ। तो और जो चयन का जो तरीका है वो भी राज्य तय करेगा। खुली प्रतियोगिता होगी, हर वर्ग के लोग आएंगे और उसमें हो सकता है सीसेट टाइप का कुछ डाल दे, थोड़ा सा आपकी काबिलियत, आपकी मनोवैज्ञानिक काबिलियत के लिए, तो वो तो राज्य के अंदर में रहेगा ना। अच्छा, अम्बेडकर ये बोलते हुए उनके दिमाग में ईरान और सऊदी अरब टाइप की व्यवस्थाएं थी, उनके दिमाग में था कि वहां पर भी राज्य तय कर रहा था कि भाई जो कुतबा दे रहा है वो क्या बोलेगा, कुतबे में मुजुमे के दिन मेंबर से खड़ा होकर क्या बोलेगा, तो वो वहां पे राज्य तय करते हैं। तो उनका भी ये था कि जितनी मंदिरें हैं इनमें जो पुरोहित है ये सब राज्य के अंदर में आने चाहिए, और क्योंकि राज्य के अंदर नहीं आएंगे तो ये दोबारा से उस व्यवस्था को दोबारा कायम कर देंगे। जहां जहां मंदिर है वो दरअसल उस समाज की, उस गांव की वो अथॉरिटी होती है, तो उस अथॉरिटी पर हमला करना था। ये बात समझ में आ गई किस तरह विचार पे हमला कर रहे हैं। दूसरा कर रहे हैं कि रक्त शुद्धता का एक मसला है। जब तक ये रक्त शुद्धता के मेरे खून में ये है, मेरे खून में वो है, इसको कैसे कम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि रक्त शुद्धता अभी खत्म हो गई जब अंतरजातीय विवाह होगा। जब किसी की माँ दलित रहेगी, किसी का पिता दलित रहेगा, कोई कहीं किसी वर्ग से आएगा, तो उनमें ये गर्व की भावना, ये घमंड की भावना रहेगी। जब ये घमंड की भावना रहेगी नहीं तो फिर उनके अंदर इस तरीके की फीलिंग नहीं आएगी कि वो नीचा या ऊंचा। इस तरीके से अम्बेडकर जाति खत्म करने का एक प्लान देते हैं। यहाँ तक बात होगी। आगे की क्लास में हम ये बताएंगे कि ये तो खत्म करने की बात है, लेकिन जो दलित पिछड़े हैं तो उनको अपलिफ्ट करने का अम्बेडकर ने क्या क्या तरीका बताया। जैसे उनमें एक बहुत मशहूर है जिसपे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है, आरक्षण। आरक्षण की व्यवस्था अम्बेडकर की नजर में क्या थी, इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे।